हम लोग आज देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बोर्ड मेथड से कैसे करेंगे बोर्ड में। तो उसको आपको याद रखना है बोर्ड के लिए और इसको आपको याद रखना है मेंस के लिए, मेंस और एडवांस के लिए। तो देखो बहुत ही फेमस मेथड है, क्रैमर्स रूल इसे बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वैसे ही सिस्टम इक्वेशन के 3 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे और आपको यहाँ से आप डायरेक्ट बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के x और y z की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो d डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो वहाँ पे a होता था वो यहाँ पे मैंने d के नाम से दे दिया। ठीक है, d। ठीक है, अच्छा अब d1 क्या है, तो देखो d1 क्या बोलता है कि अगर मान लो d1 है x के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप ये बोलता है कि x के वैल्यू को निकालने के लिए आप d1 कैसे लिखोगे, x वाले जो कोफिशिएंट है उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा b से। तो अगर मैं x वाले कोफिशिएंट को b से रिप्लेस कर देता हूं तो यहाँ d2 d3 लिख दूंगा और बाकी जो ये d था वही कॉपी कर दीजिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, समझ में आया। मतलब ये d1 x की वैल्यू निकालने के लिए तो हम x वाले कोफिशिएंट को किससे इंटरचेंज कर देंगे, इधर वाले राइट साइड वाले मैट्रिक्स से। ठीक, पूरे उस कॉलम को बदल देंगे। ऐसे d2 आपको लिखना हो, d2 किसके लिए है, y को निकालने के लिए है, तो y के कोफिशिएंट को इससे एक्सचेंज कर दोगे तो यहाँ पे बाकी पहला रो तो सेम ही रहेगा, पहला कॉलम सेम रहेगा, बस ये बीच वाला y के लिए बदल जाएगा। तो यहाँ पे d1 d2 d3 आ जाएगा और बाकी फिर ये भी सेम रहेगा। ऐसे ही आपको d3 भी लिखना है, तो d3 क्या होगा, d3 में ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, क्योंकि हमें z की वैल्यू के लिए d3 निकालना है तो d3 इससे एक्सचेंज कर लेगा, तो यहाँ d1 d2 d3। अब देखो इसमें आपको कोई एडजॉइंट कुछ नहीं निकालना है, आपको इन चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और जब आप चारों फाइंड कर लोगे तो आप तुरंत ये भी बता दोगे कि इसका क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है x, ये d की वैल्यू आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ होगी, d1 की भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ होगी, d2 की भी होगी और d3 की भी होगी। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो d1 बाई d कर दो, d2 बाई d कर दो और ऐसे करके कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें आप एक चीज़ समझ लो कि इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा। पहली चीज़ ये आपका a ही है ना जो कैपिटल D से मैं रिप्रेजेंट करना हूं, तो D जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब D, और ये मैं नॉन होमोजीनियस के लिए बता रहा हूं, मतलब कि इधर का वैल्यू पूरा जो B है वो 0 नहीं है, तब D नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। पहली चीज तो ये हो गया, D नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट है। और उसका इक्वेशन कैसा है, और उसका यूनिक सॉल्यूशन किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ये है। अगर ये D नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब उधर की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है और इसका वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस ये है कि अगर D 0 हो जाए और D1 D2 D3 ये भी 0 हो जाए। ठीक है, मतलब क्या केस बनेगा, d इंटू एक्स इक्वल टू d1, d इंटू वाई इक्वल टू d2। अब देखो d भी 0 है और d1 भी 0 है, ऐसे समझो dx इक्वल टू d1 ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो क्या x की आप कोई भी वैल्यू रखो ये तो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 हमेशा आएगा, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसलिए इसका कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंट मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट तो है ही, ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, थर्ड केस आपका ये है कि अगर d 0 है
अगर D 0 है, ओके, और D तो 0 हो गया, लेकिन D1, D2, D3 में कोई भी, कम से कम कोई एक नॉन जीरो है, कोई भी, एटलीस्ट वन बी नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए। अगर सब जीरो हो जाए तब तो इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लो D1 D2 जीरो है, D3 नॉट इक्वल टू जीरो है, तब क्या होगा? तब आप D3 के लिए जब आप Z की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जीरो बोलेगा, ये इधर जीरो बोलेगा, और ये बोलेगा क्या कि मैं D3 हूं, D3 जीरो से बराबर नहीं है, और ये बोल रहा है इधर जीरो है, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू D3, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए ऐसे केस में सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट D इक्वल टू जीरो ये हो जाए तो मतलब कंसिस्टेंट हो गया अगर ये सब जीरो हो जाए। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक, सीधा याद रखो, D इक्वल टू जीरो है और इन तीनों में से कोई भी एक आप चेक कर लो कि नॉन जीरो अगर आ रहा है तो यानी कैसा है सिस्टम? इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया क्रैमर्स रूल के कंडीशन, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब इसी में मैं थोड़ा एक और चीज बता देता हूं आपको। अब मान लो सपोज अभी के लिए कि ये वाला जो पार्ट है ये होमोजीनियस हो जाए, मतलब कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का कॉलम, एक कोई कॉलम डिटर्मिनेंट का जीरो हो जाता है, पूरा सभी जीरो होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर मैं अब यहां पे भी जीरो जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहां पे भी पुट करूंगा तो यानी D1, D2 और D3 तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? होमोजीनियस वाले केस में। अब मैं ये नॉन होमोजीनियस के लिए लिखा था, होमोजीनियस वाले केस में लिख लेते हैं। तो होमोजीनियस में D1, D2 और D3 ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो तीनों है। चलिए अब यहां पे क्या केस बनता है? पहला कि D1 जो है वो मान लीजिए नॉट इक्वल टू जीरो है, D1 जो है नॉट इक्वल टू जीरो है और D1 जीरो हो जाए, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप क्या बोलोगे? D1 जीरो है, इसमें केस आपका बन गया कि D अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, सपोज D1 नहीं D अगर नॉट इक्वल टू जीरो है और D1 क्या हो जा रहा है? इधर जीरो हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो यानी x की वैल्यू हम लोग इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? इसको यहां पे लिखो, बस एक के लिए मैं समझा रहा हूं। dx इक्वल टू D1 है, ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली हमेशा जीरो है, और ये जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो ये जीरो कब, इस इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा? जब ये जीरो हो जाए। यानी कि D1, D2, D3 तो जीरो है ही, D नॉट इक्वल टू जीरो वाले केस में इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू जीरो। सेकेंड वन इज, अगर मान लो D जीरो हो जाए, ये वाला भी जीरो हो जाए और ये चारों तो, ये तीनों जीरो है, तब कैसा केस बन जाएगा? तब इनफाइनाइटली मेनी हो जाएगा ना, फिर वही वाला केस बन गया ना, ये वाला। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और कैसा टाइप है ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि होमोजीनियस अगर इक्वेशन हो, होमोजीनियस का मतलब समझ रहे हो, इस राइट साइड में सभी जीरो अगर हो तो आपका सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा, कंसिस्टेंट तो वो इक्वेशन रहेगा ही, इनकंसिस्टेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्रैमर्स रूल का रूल। अब हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस पे प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो
सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, आईआईटी जेईई का ही है, 2004 का है, लेकिन पुराना है, लेकिन देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12 एंड x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, x minus 2y plus z equal to 4 and x plus y plus lambda z is equal to 4। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई, ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। बोला क्या है कि लैम्डा की वो वैल्यू बताइए जब इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो अब आप आ जाइए कहां पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या क्या कंडीशन थे, कब सॉल्यूशन होता है। मतलब यहां पे इनकंसिस्टेंट वाले में आपको ध्यान देना है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, यहां पे पहला तो टाइप ये क्लियर हो गया कि ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इधर कोई भी जीरो, तीनों जीरो नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस में आपका क्या कंडीशन हो कि नो सॉल्यूशन निकले, मतलब इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी कि उसका इनवर्स पॉसिबल ना हो। और इनवर्स पॉसिबल ना होने का मतलब क्या है कि उसका जो डी है, डी क्रैमर्स रूल में जो डी है वो क्या होना चाहिए, जीरो होगा। अगर डी जीरो हो जाए और उधर वाला D1 D2 ED ये सब क्या आ जाए, नॉन जीरो, तो ये यानी हमें डी जीरो करके यहां पे पहले देखना है। तो डी पहले लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 1, 1 1 लैम्डा, ये जीरो के बराबर होगा, तभी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप निकाल लो। अब आप यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ या सीधा एक्सपेंड कर लो, ये आप पे है, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। मैं यहां कुछ प्रॉपर्टी लगा लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसानी पड़े। तो इसको मैं इसके साथ जोड़ दिया अगर, तो ये हो गया ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया इसके साथ तो ये हो गया 2 माइनस 1। हाँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 में R1 प्लस R2, R1 में मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 R2 और R3, एक मिनट, R2 R1 में मैं R2 प्लस R3 को जोड़ के माइनस करने जा रहा हूं। R1 में R2, ये आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना, अगर आपको दिक्कत हो रही है डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लो। तो R1 में मैंने इन दोनों को जोड़ के घटाया तो क्या मिल गया मुझे, ये जीरो मिल गया, ऐसे ये भी जीरो मिल गया, और इन दोनों को जोड़ के घटाया तो क्या मिल गया, -2 माइनस लैम्डा, ये हो गया 1 -2 1 1 1 1 लैम्डा 0। अब आप इसका बस कोफैक्टर इसके अबाउट एक्सपेंड कर दिए, इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 हो गया। कैसे पोजीशन पे है, प्लस माइनस प्लस, प्लस पे ही 3 रहेगा इसका, और इसको मैं लैम्डा प्लस 2 माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस टाइप है। आप टेबल देख लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत मजा आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इनफाइनाइट। अब आपका है क्वेश्चन कि x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, और है -x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -2, और x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1, माइनस x1 प्लस 2x3 इक्वल टू
-2 एंड x1 - 2x2 इज इक्वल टू 3। तो जब भी मैंने बोला ऐसा दिया हो तो आप यहाँ 3 वेरिएबल हैं तो आपको एक 0 x2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ x3 गायब है तो 0 x3 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 x1 लिख लीजिए, ठीक है। अब बोला है आपको इसमें बताना है कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा, या नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। तो पहला काम हम क्या करें, पहला हम d निकालें। तो d क्या है, 0 1 -1 -1 0 2 1 -2 0, ठीक है। अब आप चाहो तो एक और 0 यहां पे बना भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा एक्सपेंड कर दो। तो मैं एक्सपेंड ही करने जा रहा हूं, 0 का कुछ निकालना नहीं है, 1 का निकाल लो आप। तो 1 का निकालोगे तो आ जाएगा 0 -2 और कैसे पोजीशन पे है, निगेटिव पोजीशन पे, तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 × 1 कर लो, और ये -1 का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो 2 बस 2 ही रह जाएगा, और इवन पोजीशन पे 2, तो -1 × 2, तो ये कितना आ गया, 0। अब खेल यहां पे शुरू हो गया, d 0 हो गया। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, d 0 हो गया तो ये ऐसे तो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक और केस हमने पढ़ा था कि अगर d1 d2 d3 की वैल्यू 0 हो जाए तब ये इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमें फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा, d1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब d1 क्या था, तो ये लिख लो 1 -2 3, और इसको रिप्लेस कर दो 1 0 -2 -1 2 0। तो d1 की वैल्यू निकाल लो पहले, क्या आ रहा है यहां से, वो 1 के अबाउट, इसके अबाउट एक्सपेंड कर लो, जिसके अबाउट, तो 3 के अबाउट अगर मान लो इसके अबाउट किया तो 3 के अबाउट अगर, या इसको जोड़ दो तो भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉलम को इसके साथ, तो ये 0, ये भी 0, ये 3 1 0 -2 -1 2 0, ठीक है। इस कॉलम को इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया 0 0। अब 3 के अबाउट बस एक्सपेंड कर दो, तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोफैक्टर 2 आ रहा है बस, और 3 कैसे पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे, A31 इवन पोजीशन पे, A31, यानी 2 इसका, 3 × 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6। अब देखो d 0 है, और क्या मैंने कंडीशन बताया था कि कम से कम कोई क्या होना चाहिए, कम से कम कोई नॉन जीरो अगर हो जाए, तो d1 नॉन जीरो हो गया। अब इक्वेशन क्या होता है, dx = d1 होता है। ये बोल रहा है कि हम 6 हैं, और ये क्या बोल रहा है कि हम 0 हैं। तो क्या कोई भी x की वैल्यू ऐसी होगी जो इसको 6 बना दे, नहीं। अगर यहां 0 आ जाता तब ये पॉसिबल हो सकता था। तो यानी एक ऐसा इक्वेशन, अब d2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहला ही हमें नॉन जीरो मिल गया। तो यानी एक ऐसा है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये तीनों 0 आ जाते तब d1 d2 d3 तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए और देखते हैं। अभी क्वेश्चन है 2kx - 2y प्लस 2kx - 2y प्लस 3z = 0। x plus ky plus 2z = 0 और 2x plus 0y 2x plus 0y plus kz = 0। मतलब ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है, 2kx - 2y plus 3z = 0, x plus ky plus 2z = 0 and 2x plus 0y plus kz = 0। आपको वैल्यू ऑफ k बताना है कब, जब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो।
हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखो मैंने बोला था होमोजीनियस में तो हमेशा एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कौन सा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो इसने पूछा है नॉन ट्रिवियल होने के लिए क्या कंडीशन, मतलब क्या k की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होमोजीनियस में हम फिर से वही करेंगे। यहां पे हमें पता है कि d1 d2 d3 क्या होता है, ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। d1 d2 d3 तो 0 होता है, d हमें निकालना पड़ेगा, तो d निकालते हैं। 2k माइनस 2 3 1k 2 और 2 0k। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड कर लो किसी के अबाउट भी, इसके अबाउट करना हो जिसके यहाँ 0 है, तो मैं इस वाले रो को ले रहा हूँ। तो 2 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा, 2 का कोफैक्टर निकालिए, -4 -3k। और ये किस पोजीशन पे है, A31 इवन पोजीशन पे है, तो माइनस हटेगा नहीं। और अब k का निकाल लो, तो k कैसा है, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2, 2k स्क्वायर प्लस 2। और ये कैसे पोजीशन पे है, A33, यानी ये भी इवन पोजीशन पे है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -3 -6k, ये हो जाएगा 2k क्यूब, और ये हो जाएगा 2k, 2k क्यूब -4k -8। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फैक्टर ढूंढना है कि क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्यूशन होने के लिए आप समझ रहे हो ना, dx इक्वल टू 0 है, dx इक्वल टू 0 है, और इसका बोल रहा है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कब होगा, जब ये 0 हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन इसका तब होगा जब ये इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ट्रिवियल के अलावा कब होगा इसका सॉल्यूशन। मान लो अगर d नॉट इक्वल टू 0 होता, तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है और ये इधर 0 है ही हमेशा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही ऑप्शन था हमारे पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नॉन ट्रिवियल के लिए क्या कंडीशन होगा, तो नॉन ट्रिवियल के लिए इसको 0 हो जाना चाहिए, तभी तो इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी ट्रिवियल के अलावा भी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। यानी कि हमें इस d को 0 से इक्वेट करना होगा और k की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक है, तो आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना पड़ेगा। तो k इक्वल टू 1 फैक्टर नहीं, k इक्वल टू 2 देखिए फैक्टर दिख रहा है इसका, क्योंकि 16 -8 माइनस, यानी इसका k -2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है, k हो जाएगा 2k स्क्वायर बार जाएगा, 2k क्यूब -4k स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये बन गया +4k स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -4k उतरा, फिर कितने बार गया, 4k टाइम्स, तो ये गया 4k स्क्वायर -8k, तो ये हो गया 4k -8 + 4। ठीक है, तो यानी हम इसका अगर सिंपली हमें फैक्टर ही तो करना था, तो फैक्टर अगर हमने किया तो क्या मिला हमें, k - 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 4k + 4, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो k - 2 k स्क्वायर प्लस 2k + 2 इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले पार्ट का जो है डिटर्मिनेंट, आप देखो इसका डिटर्मिनेंट बस निकालो, तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक, इसका निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जब निगेटिव आ रहा है यानी इसके कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और इसका कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और रियल एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, और ये क्योंकि a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, तो यानी इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी है, पॉजिटिव रहनी है।
तो हमें k की वो वैल्यू निकालनी थी जो रियल हो, तो ये तो रियल देगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी हमें रियल वैल्यू क्या दे रहा है, k इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, नॉन ट्रिवियल बेस्ड। तो ये है आपका क्रेमर्स रूल। अच्छा, मान लीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लैम्डा 5x माइनस वाई प्लस म्यू जेड इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। तो इसमें आपसे बोला है कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक इनवर्स, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। क्या ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा, क्या ये म्यू पे डिपेंड करेगा, क्या ये दोनों पे डिपेंड करेगा, या ये दोनों पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन देख लेते हैं, और इसमें हम लोग फिर वही वाली बात आ गई, यूनिक सॉल्यूशन की बात आ रही है। तो देखते हैं इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे पहले d निकालते हैं हम लोग। तो d इसका क्या है, 1 1 1 5 माइनस 1 म्यू 2 3 माइनस 1 1 1 1 5। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। अब इसमें आप इसको ज़ीरो कर लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हो जाएगा 0 माइनस 6 1 0। अब इसका बस वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 1। तो 18 माइनस म्यू माइनस 5 यानी 23 माइनस म्यू, ये आ गया d की वैल्यू, ठीक है। d1 आप निकाल लो। तो d जो है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, पहले ये बताओ। पहली चीज तो इधर क्लियर है कि नॉन होमोजीनियस टाइप है, 10 और 6 है तो नॉन होमोजीनियस है। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब जो है d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो पहली चीज तो ये कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए और उधर तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी म्यू जो होना चाहिए वो 23 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। अब हम लोग चलते हैं लैम्डा की तरफ। तो d1 अगर हम लोग निकालते हैं तो d1 क्या होगा, 1 5 2 1 माइनस 1 3, सॉरी यहाँ लैम्डा लिखोगे ना, लैम्डा 10 6 1 म्यू माइनस 1, ठीक है। ये आप d1 लिखोगे। अब देखो d1 अगर आप निकाल रहे हो तो d1 में क्या क्या आ रहा है, म्यू भी आ रहा है। तो यहां से आप वैल्यूज की म्यू की निकाल लीजिए। पहले तो मैं 0 बना लूं इसको, कुछ अगर पॉसिबल हो तो एक्सपेंड कर लेते हैं सिंपल। लैम्डा इज 1 माइनस 3 म्यू माइनस 1 माइनस 10 माइनस 6 म्यू और प्लस 1 30 प्लस 6। तो ये आ गया कितना, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा म्यू प्लस 10 प्लस 6 म्यू प्लस 36, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए,
यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब d1 इस साइड का क्या हो जाए, x इक्वल टू d1 बाई डी है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब d1 कुछ भी हो सकता है और d3 भी। यूनिक सॉल्यूशन इस पे क्या कुछ डिपेंड करेगा? d1 पे। d1 बस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर d1 जीरो हो जाता है तब इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तब तो ये होमोजीनियस टाइप हो गया ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यूज तो इस पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये वाले वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि d1 जीरो हो सकता है, d1 की वैल्यू जीरो हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये डिपेंड करेगा किस पे करेगा? म्यू पे करेगा। तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 23 होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना। तो यही है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगले क्लास में हम लोग रैंक देखेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।